Jai Hind, everybody. I wish you the 79th, the happiest Independence Day to each and everybody. 15th अगस्त is approaching. I know it very well. एकदम जोश वगैरह आपके अंदर भरा पड़ा हुआ है. एक तो ऊपर से डिफेंस एस्पिरेंट हो. मतलब अभी यदि कह दिया जाए कि देश की रक्षा करने के लिए आपको बॉर्डर के ऊपर जाना पड़े तो बिल्कुल यू विल बी गोइंग ओवर देयर. आइडेंटिटी ही काफ़ी है इंडिया एस्पिरेंट्स. Just kidding. This is your Kapil Bhai. I really welcome you all for the last session of mechanics. मतलब अब आप बोलोगे कि भैया 2 सेशन बचे थे, आपने बोला था 4 सेशन होंगे मैकेनिक्स के. यार ये वाले में अपन ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है. आपको ज़्यादा वेट नहीं करवा रहे हैं, यही वाले सेशन में पूरा कंप्लीट कर देंगे वर्क पावर एनर्जी, और साथ ही में अपन ग्रेविटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके दी एंड कर देंगे. एकदम बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए. मज़ा आ जाएगा यार. सेशन इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट. रियली इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट. तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि अपन लोग यहाँ पर अप्रोच करने वाले, वो 2 टॉपिक से हैं जो कि मैकेनिक्स में है, वर्क पावर एनर्जी एंड सेकेंडली इज द ग्रेविटेशन. ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से एकदम एनर्जेटिक मैनर में अपन सारी की सारी चीज़ें खत्म करने वाले हैं विद टॉप नोट एक्सप्लेनेशन एंड विद द अमेजिंग वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. तो वर्क पावर एनर्जी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. जैसे करोड़पति में बोलता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर ऑन योर स्क्रीन. पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा. पैसे वगैरह किसी को नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है. अभी तो 15 अगस्त को वो मिलेंगे लड्डू, ठीक है. पैसे वगैरह कहाँ है यार. चलो, मास एम इज ड्रैग्ड बाय अ पुली ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय अ फोर्स एंटी पैरेलल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, मतलब कि एक डब्बा है, ठीक है, मानकर चलो, और इस डब्बे के ऊपर क्या लग रहा है. ठीक है, फोर्स लग रहा है भाई. ठीक है, एक एंटी पैरेलल फोर्स लग रहा है. यहाँ पर फोर्स लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है. एंटी पैरेलल मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो वो बोल रहा है कि जो वर्क डन है वो क्या होगा. तो पहली बात तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वर्क डन होता क्या है. आपने छोटी क्लास में क्या पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये आपने पढ़ा है. एक स्केलर क्वांटिटी ऐसा यूनिट जिसकी जूल है, जो जिसकी CGS है अर्ग, और डायमेंशन है mL2T-2. आप सभी ने वर्क डन यही पढ़ा है. मगर जब आप थोड़ी सी हायर लेवल पर स्टडी करते हो तब यहाँ पर एक एंगल भी मैटर करता है. एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको कहा जाता है कॉस थीटा. तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा. इन तीनों का प्रोडक्ट वो हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन. W stands for work done here, F stands for force, S and D, यहाँ पर S भी हो सकता है, D भी डिस्प्लेसमेंट, और जो F cos थीटा पूरा का पूरा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा. ये जो थीटा है, ये जो थीटा आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, एक एंगल है. और ये एंगल किसके बीच में है सर, दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है. तो ये जो वर्क डन है ना, ये थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा. वर्क डन थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा. कैसे? पहली बात तो कितने प्रकार का वर्क डन हो सकता है ये आप सभी को पता होना चाहिए. 3 प्रकार का वर्क डन हो सकता है. पॉजिटिव, ओके सर. वर्क डन हो सकता है नेगेटिव, ओके सर, मज़ा आ गया. और वर्क डन हो सकता है 0. ओके, दैट्स रियली ग्रेट. ठीक है, तो वर्क डन नहीं होगा. ठीक है, वर्क डन कब नहीं होगा, मतलब 0 वाला वर्क डन कब. पॉजिटिव नेगेटिव तो ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 ठीक है. वर्क डन 0 कब होगा, या तो भाई जो फॉर्मूला है F S cos थीटा, 3 चीज़ें आपको इसमें दिख रही है और यह है वर्क डन. या तो आप इसको 0 कर दो, फोर्स 0 कर दो, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 कर दो, या फिर cos थीटा 0 कर दो. मतलब cos थीटा कब 0 होगा, थीटा की वैल्यू 90 पर, मतलब कि व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तब होगा. तीनों चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी. तो 0 वाली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, जब थीटा 90 डिग्री होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा तब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, ये तो मैंने बता दिया. बट व्हाट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्स. मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, उसके पीछे का कंटेंट भी बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ. आप सभी को एक बढ़िया जानकारी के लिए बता दूँ. यहाँ पर देखिएगा डायग्राम में, ये आपको बॉक्स दिख रहा है. ठीक है, ये आपको बॉक्स दिख रहा है ना. इस बॉक्स को, यदि इस बॉक्स के ऊपर आपने इधर फोर्स लगाया, ठीक है, यू हैव पुट द फोर्स, एंड यदि इसका मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है, इसका मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो आप कॉमन सेंस लगाओ, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में. सर 0 डिग्री का है. और cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 सर +1. यार
ऐसी लाइन है और ऐसी लाइन है, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है, और cos 0 डिग्री प्लस 1 मतलब कि ये है पॉजिटिव वर्क। ठीक है, ये होगा पॉजिटिव वर्क। कई लोग पूछते हैं ना मेरे से कि भैया फिजिक्स में इंपॉर्टेंट बता दो, हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट बता दो, ये सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बैकएंड में जितना भी कंटेंट आप सभी को पता होना चाहिए वो मैं करवा रहा हूँ। दिस इज एन आइडियलिस्टिक वे थ्रू विच ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व्ड। सो आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस, व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू, it's very crucial and should not be ignored at all. Each and every defense aspirant who are gonna prepare, who are gonna attempt the NDA 2025, they should go with all these previous year question and the content that I am teaching you right now at its back end. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया थीटा। तो कभी भी आप एक बॉक्स को पुश करोगे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो वो भी आगे जाएगा। एक हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, मतलब एक घोड़ा है और वो कार्ट को पुल कर रहा है। ठीक है, मतलब कि एक बग्गी है और आगे घोड़ा है, भाई घोड़ा आगे फोर्स लगाएगा और बग्गी भी आगे मूव होगी, मतलब दोनों के दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मतलब पॉजिटिव। नाउ अपोजिट डायरेक्शन, ये कैसे पॉसिबल है भाई? फोर्स यहाँ लग रहा है मगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब थीटा 180 डिग्री है, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है ना, और cos 180 विल गिव यू -1, मतलब नेगेटिव वर्क डन। इसके कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल बताऊं जो कि एग्जाम में आते हैं। एक है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज दैट फोर्स विच ऑलवेज एक्ट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो 180 डिग्री बनाया ना। फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी व्हेन द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, मतलब कि भाई तूने एक बॉल को ऊपर फेंका, ये बॉल है, इसको तूने ऊपर फेंका, ग्रेविटी तो नीचे फोर्स लगाएगी ना, तो इन दोनों के बीच में दोनों अपोजिट है, मतलब 180 डिग्री हो गया ना, बढ़िया। अब आखिरी वाला परपेंडिकुलर का केस कैसा है? यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होता है, cos 90 0, जिसे वर्क डन बाय कूली फॉर एग्जाम्पल। यदि एनडीए का एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ और आपके फादर ने आपको स्टेशन पर कूली बना दिया, भगवान करे ऐसा हो ना, मगर चलो कूली बना दिए, तो आप क्या कर रहे हो? सिर के ऊपर बॉक्स रख के घूम रहे हो। आप बिल्कुल फोर्स लगाओगे ऊपर, आप बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप मूव करोगे, मगर जो वर्क डन है वो फोर्स लगाएगी नीचे, वर्क डन फोर्स लगाएगी नीचे, या फिर आप फोर्स ऊपर लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा होगा, ऐसे कर लो। सबका अलग अलग है, मगर जो भी होगा वो होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो वर्क डन है वो 0 है। आप मेहनत खूब कर रहे होगे, मगर फिजिक्स के हिसाब से योर वर्क डन विल बी 0। सेकेंडली इज द वर्क डन बाय द पुल ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। इसका मतलब क्या है? अब आप बोलोगे सर अभी तो ग्रेविटेशन फोर्स वाला केस बताया, उसमें 180 डिग्री था, मतलब -1, ये कैसे? यार यदि कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब आपने बोल दिया इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, तो ये कोई ऐसा तो नहीं जा रहा है, ग्रेविटी हमेशा ऐसी होगी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मगर यदि कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर ग्रेविटी लगा रही है तो ये 90 डिग्री है। मगर यदि कोई एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहा है और उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, तो आप ये देखो इन दोनों के बीच में कितना 180 डिग्री है। दोनों में फर्क है कि ग्रेविटी लग रही है, इसका मतलब 90 डिग्री नहीं, ग्रेविटी किसके ऊपर लग रही है ये जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? फिर आता है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। आप सभी को मैंने सर्कुलर मोशन बताया था लास्ट वाली क्लास में, जैसे ये सर्कुलर मोशन है भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का इधर होता है। ठीक है, और फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? टुवर्ड्स दी सेंटर। तो दोनों 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री cos 90 0। तो सर आप तो ये वाला क्वेश्चन करवा रहे थे, मगर आपने इतनी सारी चीज क्यों बता दी भाई? अभी यहाँ पर एंटी पैरेलल पूछा है, हो सकता है आपसे आगे चल के और कुछ पूछ ले, इसलिए मैंने सारी कंडीशन आपको क्लियर कर दी। मैं सिर्फ यहाँ पर टाइम पास के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ जो कि जरूरी है NDA 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने लोग भी बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की, आप उसको क्लिक करके एकदम बेसिक से ऊपर जा सकते हो। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो मस्त से एंजॉय करिए ये वाला सेशन, मजा आने वाला है। ठीक है, सो द वर्क डन कितना होगा एंटी पैरेलल में? cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1, सो द वर्क डन इज गोइंग टू बी नेगेटिव बिकॉज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मजा आया? इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following is not the unit of energy? एनर्जी की कौन सी यूनिट नहीं है? अरे सर एनर्जी तो मतलब भरी पड़ी है अभी। समझ रहा हूँ भाई, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। नाच गाना कर रहे हो कि नहीं स्कूल में 15 अगस्त को? प्रिपरेशन एकदम स्टार्ट हो गई है। 3-4 लड्डू कैसे ले? नाच गाना तो सर लड़कियां करती है, हम तो बस लड्डू खाने जाते हैं, इंडिपेंडेंस डे पर मुंह मीठा करते हैं। कोई बात नहीं भाई,
सभी का अपना अपना तरीका है सेलिब्रेट करने का, कोई नाच के करता है, कोई गा के करता है, कोई मेरी तरह पढ़ा कर करता है, आप जैसे वॉरियर्स को तैयार करता है कि सेना में जाकर नाम रोशन करे अपना अपने देश का, ठीक है, हमारा इवेंचुअली। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब क्या है पहली बात तो सर, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाओ ना, आप इतना क्यों बता रहे हो? अरे भाई नींद नहीं आएगी नहीं तो मेरे को, यदि अच्छे से नहीं बताया ना, गद्दारी नहीं करते, ठीक है। एनर्जी रेफर्स टू द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? एनर्जी। एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको पता है वर्क, पावर, एनर्जी तीनों की तीनों स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट है जूल, और जो सीजीएस है वो है अर्ग, और इसका डायमेंशन है ml/t-2। प्रैक्टिकल यूनिट इलेक्ट्रोवोल्ट भी है, कैलोरी भी है, किलोवाट आवर भी है। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। पहली यहां पर आपको दिख रही है एनर्जी की यूनिट जूल तो है भाई, जूल तो है। आगे चल के आप पता करोगे, देखो पावर जो है, पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो अपन क्या करते हैं, एनर्जी को भी वर्क डन बोलते हैं। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये एनर्जी जो है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर में सॉल्व करने के लिए वहां पर यूज करा जाता है। अभी मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार रखा हुआ है ये वाला मैंने एट द एंड ऑफ द सेशन, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो E इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो यदि आप यहाँ पर देखोगे P का मतलब क्या है सर? P का मतलब है यहाँ पर वॉट, वॉट, और यहाँ पर टाइम के लिए सेकंड कर लो या आर कर लो, जैसे सेकंड कर लिया तो ठीक है, आर कर लिया तब भी ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसका? एनर्जी का फॉर्मूला है। तो एनर्जी का फॉर्मूले से बनने वाली एसआई यूनिट वो भी उसकी यूनिट रहेगी ना, तो ये वाली तो है नहीं सर। फिर आता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, अब ये क्या है सर? न्यूटन मीटर ऐसे है कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, और मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन होता है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन होता है, अभी आपने बताया। और सर वर्क डन को हम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको एकदम बढ़िया बताऊं, जो डायमेंशन फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो ना, उसमें 3 चीज़ों का डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। कौन कौन सी 3 चीज़ बताऊं सर? बिल्कुल, इसलिए तो आपके पास आए हैं, बताओ ना। 3 चीज़, एक है हीट, ठीक है, एक है एनर्जी, ठीक है, हीट है, एक है वर्क डन, ठीक है। इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? ml/t-2। और यदि तुमसे फोर्स का पूछे तो कर देना ml/t-2, ठीक है, बस। और इनको वर्क डन ही कहा जाता है लगभग सभी को, ठीक है। तो एनर्जी भी क्लियर हो गया सर। मगर ये वाला क्वेश्चन आया कि द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, ठीक है, ये काई के बराबर है यार? ये होता है 3.6। तो पॉइंट के बाद वो जो लगा है उसी को पावर में लगा दो, यहाँ पर इतने जूल के बराबर रहता है 1 किलोवाट आवर। यदि आप बोलते हो ना कि घर में सर बिजली का बिल ना 20 यूनिट आया है, तो 20 यूनिट का मतलब पता है आपको कितना आया सर? 20 किलोवाट आवर। तो सर क्या इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर? हाँ जी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। सर ऐसी और भी यूनिट होती हैं, कैलोरी वगैरह सर, कैलोरी होती है, किलोवाट आवर होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, उनका क्या? अरे ये ले, याद कर ले, ये ले, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तेरे को। किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी में होते हैं 4.18 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने होते हैं, और एक जूल में कितने अर्ग होता है? 10⁷। एक किलोवाट आवर इज ग्रेटर देन एक कैलोरी, इज ग्रेटर देन 1 जूल एंड इज ग्रेटर देन 1 लीटर, ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सुनना ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 2 बॉडीज A एंड B हैविंग masses m and 4m, ठीक है, आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, ठीक है। द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पहली बात तो ये बताओ आप, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज ऐसी एनर्जी विच इज possessed ड्यू टू देयर मोशन, मोशन की वजह से है। फॉर्मूला होता है जनाब हाफ एम वी स्क्वायर। एम होता है मास, वी होती है वेलोसिटी एंड के इज द काइनेटिक एनर्जी। एक स्केलर क्वांटिटी है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और डायमेंशनल फॉर्मूला आप सभी को ऑलरेडी याद है। अब जैसे पूछ रहा है कि रेशियो बताओ काइनेटिक एनर्जी का, तो आप क्या करोगे? हाफ एम वी स्क्वायर करोगे अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर करोगे, यही करोगे आप, यही करने वाले हो। मगर मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा, आपने यदि वो क्वेश्चन उधर पूछ रहा है, बिल्कुल
वो पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है जनाब, ठीक है, ये पूछ रहा है ना, मगर एक एक्सेप्शनल केस है वो सवाल में, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है वो सवाल में, और एक्सेप्शंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है भाई, ठीक है, यू कांट इग्नोर द एक्सेप्शंस। तो यहां पर लिखा है टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस m एंड 4m रिस्पेक्टिवली आर मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इक्वल लीनियर मोमेंटम। यहां पर एक्सेप्शन क्या है, इक्वल लीनियर मोमेंटम। भाई जो तेरा मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, तो यहां पर मोमेंटम का जिक्र हुआ है क्वेश्चन में, जो कि यहां पर हेडिंग डली हुई है, स्क्रीन के ऊपर साफ साफ तेरे को दिख रहा है मोमेंटम का जिक्र हुआ है, और जो कि कांस्टेंट बोला है। तो सर ऐसा क्या बात है अलग, ऐसी क्या अलग बात है इस सवाल में? तो देख मेरी बात सुन, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, पहले इसको मेरे को और डार्क करने दो, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, सुनो अब मेरी बात, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², यस सर, मगर जिक्र मोमेंटम का हुआ है। तो सर अपन एक काम करते हैं, यदि मोमेंटम का जिक्र हुआ है तो कहीं ना कहीं से अपन इस फॉर्मूले में मोमेंटम को लेकर आ जाते हैं। कैसे लेकर आएंगे? मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 दोनों कर दो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई कर दो। सर आपने ऐसा क्यों करा? बच्चे एक बार करके तो देख, ये हो गया हाफ m² हो जाएगा अपॉन m, ये हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा, हाफ mv का होल स्क्वायर अपॉन m, ये हो गया। तो सर जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज इक्वल टू हाफ mv, तो कल पढ़ाया था p इज इक्वल टू mv, ये क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जिसकी ऐसा यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आपने क्या करा, p का स्क्वायर अपॉन क्या कर दिया, m। तो फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आया बच्चे, वो क्या आया, p² अपॉन 2m, ठीक है, p² अपॉन 2m, ठीक है। अब मैं आप सभी को एक प्यारी सी बात बताना चाहता हूँ। आपने बहुत सारे रिलेशन पढ़े हैं, आप बहुत समझदार हो, बहुत सारे रिलेशन आप पहले पढ़ चुके हो। कैसे रिलेशन? जैसे आप पढ़ते हो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इलेक्ट्रिसिटी में आप सभी ने पढ़ा है, जिसमें कांस्टेंट क्या होता है, ये है ना, रेजिस्टिविटी हमारी कांस्टेंट रहती है रो, आपने ये पढ़ा है। तो कभी भी आप L और A के क्वेश्चन करते हो जिसमें लेंथ डबल करते हैं, एरिया हाफ करते हैं, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन करते हो, तो आप क्या करते हो, कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हो, है ना। कांस्टेंट तो ऐसा है, उसको एक तरफ कर दो। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई चीज डिपेंड ही नहीं कर रही है, वो तो बस फॉर्मूला था इसलिए वो चीज दे दी, मगर जो जिन चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है वो लेंथ और एरिया है, तो इनको अपन कंसिडर करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या बोला है कि जनाब इक्वल लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम मतलब कि ये चीज जो है वो कांस्टेंट है ना, इक्वल मतलब कांस्टेंट, और 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो क्यों ना अपन कांस्टेंट को एक तरफ कर दें। बिल्कुल सर, कांस्टेंट को एक तरफ कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट को एक तरफ करो सर, p स्क्वायर। सर स्क्वायर को भी क्यों लेकर आ रहे हो? अरे भाई तो p के ऊपर लगाए तो बात वही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन m। तो जनाब बस आप इसके ऊपर फोकस करो, 1 अपॉन m और काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको नया वाला रिलेशन क्या देकर गया, बहुत ही प्यारा रिलेशन देकर गया। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। बस अब आपसे क्या रेशियो पूछ रहा है ना, तो कुछ मत करो, काइनेटिक एनर्जी ये कर दो, 2 है तो काइनेटिक एनर्जी A अपॉन काइनेटिक एनर्जी B, मतलब 1 अपॉन ma अपॉन 1 अपॉन mv, यही करना है। ये तो आपको पता चल गया। अब क्या बोल रहे हैं, A का m है और B का 4m है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऊपर कर दूं, 1 अपॉन m है और 1 अपॉन 4m है, m से m कैंसल इज इक्वल टू 4:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने नहीं करा, आपने करा है सर। ठीक है, ये वाला सवाल कर लिया, मजा आ गया, ठीक है, मजा आ गया सर, बिल्कुल मजा आ गया। मगर कांस्टेंट यहाँ पर इस केस में क्या था, मोमेंटम था। सर काइनेटिक एनर्जी भी तो कांस्टेंट दे सकता है, यदि लेवल पेपर का लेवल बढ़ा और सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, इसी में कुछ तिकड़म करके दे दी, तो काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दिया, फिर क्या करेंगे? तो भाई कांस्टेंट उसको अलग लेकर चले जाना। यदि मास को कांस्टेंट कर दिया, फिर क्या करोगे? यार ये ले यार, तो लिख ले अपनी कॉपी में, यदि मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो ये कंडीशन, यदि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो ये कंडीशन। ये सब आई है वहीं से,
ऊपर नीचे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। यदि मास कांस्टेंट है तो ये कंडीशन, बस ये जो तरीका मैंने बताया ये दिमाग में रखना, पूरी चीज हो जाएगी। मजा आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर दिस इज डन। लेट्स लुक फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन। अ माइक्रोफोन कन्वर्ट्स, माइक्रोफोन क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ना काले कलर का, ठीक है, ये माइक्रोफोन है। एक बार पता क्या हुआ था भाई, मेरे घर पे एक रिलेटिव का बच्चा आया था, रिलेटिव का बच्चा आया था, तो रिलेटिव्स भी आए थे, उनके साथ बच्चा आया था। वो खिलौने की जिद कर रहा था और मैं क्या क्लास रिकॉर्ड कर रहा था, वो गलती से गेट खोल कर आया। उसने पता उस दिन घर पे मैं थोड़ी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसको माइक्रोफोन दिख गया तो वो माइक्रोफोन की जिद करने लगा। मगर मैंने वैसा नहीं करा, जैसे वो रील चल रही है ना, पहले वो धीरे धीरे रोता है, फिर उसको अच्छे से डोज दे दिया जाता है, फिर वो और तेज रोने लगता है। रिलेटिव का बेटा बोल रहा था कि ये चीज घर लेकर जाना है मुझे। अब खुद ही बोल रहा है कि मुझे जल्दी से घर ले चलो। नहीं भाई, बच्चे मन के सच्चे, ठीक है। माइक्रोफोन पता क्या करता है भाई, जैसे स्पीकर का काम जो है ना, स्पीकर का काम क्या है सर? स्पीकर का काम है सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करना। तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम माइक्रोफोन का है। सर ठीक है सर, मज़ा आ गया सर, ठीक है। ये तो बहुत आसान चीज़ है कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, ये माइक्रोफोन है। आपने देखा होगा, मतलब जो स्टंप लगे होते हैं, जैसे जो स्टंप लगे हुए हैं 3, और यहाँ पर अपने बल्लेबाज खड़े हुए हैं, ठीक है, और DRS फिर अपन लेते हैं, एज, अल्ट्रा एज जिसको कहा जाता है। तो अल्ट्रा एज में पता क्या होता है, माइक्रोफोन लगे रहते हैं बहुत हैवी क्वालिटी के। साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जैसे ही बैट से बॉल टकराई और वो बैट की और बॉल के बीच में जो साउंड वेव्स बनी वो उस माइक्रोफोन में जाती है, तो साउंड एनर्जी गई, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, वो वेव बन के बताती है कि अच्छा एक्चुअली में कट हुआ कि नहीं। बढ़िया चीज़ बताई ना सर। मगर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को कन्वर्ट करती हैं, और उनको याद भी कैसे करें? ये ले भाई, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं सब, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। जो स्पीकर है इसका काम है भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करना। जो माइक्रोफोन है ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। जो ई मोटर है, ठीक है, मोटर का काम क्या है भाई? मोटर पानी देती है ना, कैसे चला के, मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, जस्ट मोटर का ऑपोजिट डायनेमो, तो ऑपोजिट याद कर लो। डायनेमो क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीटर का काम क्या है सर? इलेक्ट्रिक, हमने बिजली चालू करी, बटन दबाई, वो हीट देगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी देता है। सोलर सेल का काम क्या है? जो हीट एनर्जी है, मतलब सोलर एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। बल्ब का काम क्या है? आपने बटन चालू करी, हमको लाइट और हीट एनर्जी देगा, तो वही है इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? सेल का काम क्या है? उसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है वो, उससे अपने को इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सारी चीज़ें याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। एकदम मज़ा आ रहा है ना? क्या थी भाई वो शायरी? मिल जाएंगे लाखों हंसी, पर वतन से हंसी कोई सनम नहीं होता। सोने में लिपट कर, चांदी में सिमट कर। क्या था यार? जोश ही जोश में बोल तो दिया, अब भूल गया हूँ। सोने में लिपट कर, चांदी से सिमट कर, क्या था यार? रुको। इंसल्ट हो गई यार, क्या करें यार, फाइंड तो करना पड़ेगा। रुको, फाइट देखता हूँ, नहीं तो इंसल्ट मत करवाओ। कल 15 अगस्त है, सर्च कर लेता हूँ, रुको 1 मिनट। क्या था? मिल जाएंगे।
क्या है भाई, रुको, कौन सी पिक्चर का डायलॉग है भाई ये? वो कोई, हाँ 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 हाँ, हाँ भाई आ गया, सुनो। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। इंसल्ट करने से बचा लिया भाई, ठीक है, नहीं तो मीम बन के रह जाता। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी भाई, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज करेक्ट? अच्छा, एनर्जी, तो सर ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मगर सर एक बात बताओ, ये तो आसान तरीका है कोई सवाल पूछने का। यदि पेपर का अब हर तरफ ऐसी बातें चल रही हैं कि फिजिक्स का लेवल बढ़ेगा, यदि स्टेटमेंट बढ़ गई फिर क्या करेंगे? ये ले मेरी जान, या तो ये बोल दे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या तो ये बोलते हैं एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अभी अपन ने देखा कि इलेक्ट्रिकल से साउंड में, साउंड से इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में, हियर द एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन ऑलवेज रिमेन्स द सेम। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन और कोलिजन के पहले और बाद में टोटल एनर्जी सेम रहती है। ये सारी की सारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आप सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़कर मत जाना। सर मगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? तीन चीजें होती है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और एक डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तीनों का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो मैंने आप सभी को बता दिया, जो टोटल एनर्जी है बिफोर एंड आफ्टर दी ट्रांसफॉर्मेशन इट इज गोइंग टू बी सेम। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना, इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब सुनना, डिसिपेशन पता क्या है? एक तरीके का नुकसान, द फिनोमेना इन विच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम यूजफुल फॉर्म टू यूजलेस फॉर्म। यूजफुल फॉर्म से यूजलेस फॉर्म में यदि ट्रांसफॉर्म हो रही है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है सर, मजा आ गया। तो तीनों चीजें मैंने आप सभी को बता दी। अब बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की। सर ये सवाल में क्या खास बात है? अरे बिल्कुल, अभी अपन देखते हैं, कोई खास बात नहीं। Two identical containers X and Y are connected at the bottom by a thin tube of negligible volume. Okay, मतलब यहाँ पर X और Y दो कंटेनर हैं, ठीक है, और नीचे एक ट्यूब लगा हुआ है जिसका वॉल्यूम मतलब एकदम ना के बराबर है। इस ट्यूब में एक वॉल्व है जो कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये ठीक है, ये वॉल्व है। इनिशियली कंटेनर X has a fluid filled up to a height h in it and container Y is empty। मतलब इनिशियली X कंटेनर हाइट h तक फिल है और जो Y है वो ओपन है। मतलब Y जो है वो खाली है, जैसा कि आपको दिख रहा है Y में कोई भी फ्लूइड नहीं है, X में पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। जब इस वॉल्व को हटा दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा, बोथ कंटेनर विल हैव इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल लिक्विड हो जाएगा, विल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। तो इफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड इज P1, मतलब P1 इज बिफोर इनिशियल, ठीक है, और P2 इज फाइनल। तो इनिशियल, ये है इनिशियल और ये है फाइनल। तो हमको बताना है रिलेशन P1 और P2 का। देखो भाई, पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, मतलब हाइट की वजह से। mgh ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाइट आती है। अब जितना ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, मतलब ऊपर से आपने नीचे गिरा दिया तो हाइट कम होते जा रही है। तो व्हेन यू रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्टेन हाइट इट मूव्स डाउनवर्ड, मतलब कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाती है, ठीक है। तो पहले तो अपन देखते हैं जो P1 है, P1 के केस में इट इज mgh, P2 के केस में इट इज mgh डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाइट आधी हो जाएगी, क्योंकि आधा पानी इधर और आधा पानी इधर। समझ में आया? आधा फ्लूइड इधर और आधा फ्लूइड इधर।
तो जो P2 है आप देखोगे P2 को कैसे लिखा है, mgh डिवाइडेड बाई 2। तो सर P2 इज इक्वल टू mgh किसके बराबर था, P1 के, इज इक्वल टू P1 अपॉन 2। तो सर 2 टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल टू P1, देखना जरा। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन और शेप। ठीक है, पोजीशन की बात कर रहा है मतलब हाइट की बात कर रहा है, हाइट की बात कर रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, अ बॉडी हैज अ फ्री फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, मतलब 20 मीटर से कोई भी एक बॉडी है वो गिर रही है। ठीक है, 20 मीटर से गिराओ, मतलब ये एक बॉक्स है, ये गिर रहा है नीचे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर का डिस्टेंस है, हाइट 20 मीटर है। तो आप देख लो इतना पूरा 20 मीटर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर क्या हो जाएगा? तो आप एक बात बताओ, 1 2 3 4, ठीक है, इतना 5 है, इतना 5 है, इतना 5 है और इतना 5 है। 5 5 5 5 कितना हो गया? 20 हो गया। बिल्कुल सर 20 हो गया। तो यदि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर आया है, यहाँ से यहाँ पर आया है, तो उसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करी है? पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी भाई? 5 लूज कर दी, 5 कम हो जाएगी जितनी हाइट कम होगी। क्यों? क्योंकि सर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh और हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी हाइट कम उतनी पोटेंशियल। तो जो 5 है वो कितना परसेंट है, मतलब कितना है 20 का? कितना है भाई? अरे 20, अरे ना ना ना, 20 का कितना 5 होगा ये बोलो, 20 का कितना 5 होगा? सर वो तो क्लियरली दिख रहा है 1/4 है, तो x इज इक्वल टू 1/4, बस और क्या। इट विल लूज 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, बात खत्म, गेन तो करेगा नहीं। मजा आ गया? बिल्कुल सर, वी इंजॉयड, रियली इंजॉयड अ लॉट। आगे का क्वेश्चन देखो, द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास। तो पहली बात तो सर पावर क्या होती है? पावर रिफर्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, याद रखना। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻⁶ वॉट, और ऐसा यूनिट तो वॉट है, आप सभी को पता है। तो व्हाई डोंट वी लुक आफ्टर द क्वेश्चन? पावर आपको गिवन है 8 kg। ठीक है, नहीं पावर गिवन नहीं है भाई, आपको मास गिवन है। यू आर गिवन विद द मास 8 kg। ठीक है, अप अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, मतलब हाइट कितनी दी है? 4 मीटर। टाइम कितना दे रखा है? 2 सेकेंड। क्या बोल रहा है? टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी कितना दे रखा है? 10। अब बोल रहा है पावर बताओ। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और मैंने बोला था वर्क डन को एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन टाइम। अब गिवन कंडीशन के हिसाब से देखो कौन सी एनर्जी की बात चल रही है, mgh की, तो वो वाला फॉर्मूला डाल दो। तो फाइनली पावर इज इक्वल टू क्या निकल कर रहा है? mgh अपॉन टी। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया अपॉन 2। तो 2 4 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 160 इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, बस क्रैकिंग जोन पता क्या था कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और जो वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन जो है इट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। अब एनर्जी कौन सी? जो क्वेश्चन में गिवन है, तो एनर्जी की जगह अपन ने क्या कर दिया? mgh कर दी। बढ़िया सर 2 छोरियां हैं, ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। ओके, चलो बना लेते हैं दोनों को। ठीक है, ये दोनों हैं, एक का नाम है A और एक का नाम है B। ठीक है, बढ़िया सर। तो एक का नाम A है और एक दूसरे का नाम B है। A मतलब, चलो एक का नाम A और एक का B। अब 400 और 400 न्यूटन दोनों का आपको क्या दे रखा है सर? वेट दे रखा है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, काफी बढ़िया सवाल है। 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप रोप थ्रू अ हाइट 8 मीटर। 8 मीटर की हाइट है भाई रोप की, और इनको वहां पर चढ़ना।
जो गर्ल ए है वो ले रही 20 सेकेंड, गर्ल बी जो है वो ले रही है 50 सेकेंड। व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन को अपन क्या बोलते हैं सर? एनर्जी बोलते हैं। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। सर एनर्जी कौन सी डालें? mgh, mgh अपॉन टाइम, क्योंकि हाइट दी है। तो सर हमको 400 दिया है मास, ए का निकालना है, पहले ए का निकाल लेते हैं। 400, ग्रेविटी है 10 और हाइट है 8 और टाइम कितना है 20। ये गलती मत कर देना, ठीक है? ये गलती मत कर देना। गलती ये इसलिए नहीं करना क्योंकि बच्चे जो वेट है ना, वेट है, वेट ऑलरेडी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है? ये ऑलरेडी एम जी के बराबर है जो कि आपको 400 दे रखा है। तो पावर एक ही तेरे को चाहिए, तो कितना हो जाएगा? एम जी एच अपॉन टी। तो एम जी कितना है? 400 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? 8। टाइम कितना दे रखा है भाई तेरे को? टाइम दे रखा है 20 सेकेंड, ये ए का है और तेरे को बी का निकालना है, तो वही 400 उसका भी है। हाइट कितनी दे रखी है? 8। इसका कितना हो जाएगा? 50। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 20, 8 दूनी 16, 160 ए का। इससे ये कैंसिल, 8, 64, ये बी का। ये आ गई पावर। था कि नहीं सवाल तगड़ा? ठीक है, मज़ा आया? ये वाला सवाल देखो। अ बॉय ऑफ मास 50 kg, भाई बंदा है, वजन कितना है? मास 50 kg, ठीक है। 45 स्टेप्स चल रहा है, 45 स्टेप्स चल रहा है। इफ इन कितना टाइम दे रखा है? 9 सेकेंड, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप, मतलब एक स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है? सर हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो बताना है पावर। सर पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। सर विच इज इक्वल टू mgh अपॉन टाइम, ठीक है सर, मज़ा आ गया। अब सर मास कितना है? 50, ग्रेविटी 10, सर हाइट कितनी है? 15, मगर अपॉन टाइम कितना? 9। एक गलती कर दी, सेंटीमीटर है, मीटर में करना है तो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और ये सिर्फ एक स्टेप का है, हमको कितने? 45 स्टेप का निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 45 कर दो, आंसर आ जाए सीधा। ये सिर्फ एक स्टेप का था ना, टाइम ये एक स्टेप की हाइट थी, तो 45 की चाहिए, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 1 2, ठीक है। अब 3 बार, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा सर 15 पंजे 75, है ना। और 55 इंटू 5, 25 2, 375 वॉट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ये इसका, ठीक है। मजा आया ना? क्या प्यारे सवाल करवा रहा हूँ भाई, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट, ये क्वेश्चन देखो भाई, तेरे को पावर कितनी दे रखी है? 60 वॉट, यूज्ड फॉर 6 आवर, टाइम कितना दे रखा है? 6 आवर, और यूनिट बताना है 10 डे में, 10 दिन की। तो आप एक बात बताओ, कैसे बताओगे एनर्जी की यूनिट? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है सर, इसको हम सर एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी। अब याद रखना, एनर्जी जो है वो हमेशा किलोवाट आवर में निकालना। तो एक आइडिया दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना, पावर को किलोवाट में डालो, टाइम को आर में डालो, ठीक है। पावर को तेरे को किलोवाट में डालना है तो 60, वॉट में दिए, किलोवाट में तो 1000 से डिवाइड कर दे। टाइम 6 तेरे को दिया है, और तेरे को 10 दिन का चाहिए, 1 दिन का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 36 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 3.6 किलोवाट आवर, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मज़ा आया कि नहीं? ठीक है, मज़ा आ गया सर। चलो अब बढ़ते ग्रेविटेशन के सवाल की तरफ, ठीक है। ग्रेविटेशन के सवाल ठोकते हैं एकदम खतरनाक तरीके से। तो सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सर यहाँ पर लिखा है काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये अलग अलग फ्रिक्शन आपकी आंखों के सामने गिवन है।
तो पहली बात तो फ्रिक्शन क्या होता है आप सभी को मैं बता दूं, ठीक है यार, मैं टाइम पास करने तो आता नहीं हूँ, बताना पड़ेगा, मेरा काम है, क्योंकि क्वेश्चन आया है उसके ऊपर। देखो फ्रिक्शन क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करता है अगेंस्ट दी अदर। एक ही स्लाइड में मैं सबको समझा दूंगा, आप देखना, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेस दैट आर इन कांटेक्ट व्हेन दे मूव पास्ट ईच अदर। मतलब दो ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट जब सरफेस के अगेंस्ट में मूव कर रहा है तो सरफेस उसको जो रेजिस्टेंस देता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन अकर्स ऑन बोथ द सरफेस कॉन्टैक्टिंग ईच अदर। फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है इट विल ऑलवेज गोइंग टू बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब भाई तू यदि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। कारण क्या है यार, सरफेस की रफनेस एक बहुत बड़ा कारण है फ्रिक्शन का, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि सरफेस रफ होता है इसलिए यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, मतलब सरफेस के बीच में क्या है, रफ सरफेस है तो इरेगुलरिटीज होंगी। इरेगुलरिटीज कैसी होंगी, ये और ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये, तो इनके बीच में इंटरलॉक जब हो जाता है ना तो क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको करने लगता है। अब कितने प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला आता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब पता क्या है, स्टैटिक का मतलब मेरी जान ये है कि तेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको तूने क्या करा, पुश करा पुश करा पुश करा, मगर वो हिला तक नहीं। तो हिला तक नहीं मतलब वो फ्रिक्शन कितना लगा रहा है, इतना लगा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पर बना रहा है, उसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। नो मूवमेंट इवन आफ्टर हिटिंग टू मच। अब तुमने पहले लगाया 40 न्यूटन का फोर्स, नहीं हिला, 50 का लगाया, नहीं हिला, आखिरी है 60, और 60 से 61 करोगे मूव कर जाएगा। तो 60 पर जो फ्रिक्शन लगाएगा वो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्शन होगा ना। फ्रिक्शन मतलब रुकावट, उसके बाद फिर वो कम हो जाएगा, उसका फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। जो हायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा भाई वो 60 तक करेगा। अब तूने हल्का सा एफर्ट और भी लगा दिया ना तो फ्रिक्शन खत्म। तो हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज एट वर्ज, ठीक है। इसको लिमिटिंग मतलब वो लिमिट बोल रहा है, इसके बाद बॉडी मूव कर जाएगी, ठीक है। और मोमेंट के टाइम पर जो होता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको डायनेमिक भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इवेंचुअली द मोमेंट स्टार्ट। इसके दो प्रकार होते हैं, एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग। आपने देखा होगा रोलिंग मतलब जो हमारा ट्रॉली बैग रहता है उसमें रोल करते हैं, जो व्हील्स हैं वो रोल करते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन कम कराना होता है, इजीली चला जाए वो, ठीक है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग से थोड़ा ज्यादा होता है। याद रखना काइनेटिक फ्रिक्शन, लोगों को लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा, नहीं भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक तरीके से हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन, पहला वाला जो क्वेश्चन दैट वी आर सॉल्विंग। तो आपको बताना है सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा है। तो हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग बोलते हैं। सर सबसे बड़ा तो लिमिटिंग है, मगर लिमिटिंग तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एक तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन ही सबसे बड़ा होगा, ठीक है सर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ, मगर इसमें बोल रहा है कि रोलिंग ज्यादा है और काइनेटिक कम है। गलत यार, रोलिंग तो सबसे कम है। देखना रोलिंग सबसे कम कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मगर यहाँ इक्वल टू लगा है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, ठीक है। बढ़िया सर, ये मतलब फ्लैशबैक करवा रहा हूं मैं। ये क्या बोल रहा है, ब्लॉक पी एज शोन इन द फिगर बिलो वर टू बी एट रेस्ट। इसको रेस्ट पर करना है, तो कितना मैग्नीट्यूड में इस फोर्स को दूं, कितना मैग्नीट्यूड में इसको दूं। भाई आप सभी को एक बात मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी बहस हो गई, ठीक है। अभी ऐसा मानकर चलो कि दो भाई बहनों की लड़ाई हो रही थी, ठीक है। भाई ने इधर फोर्स लगाया, उसको क्या, भाई बहनों की बहस हो रही थी काय के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, ठीक है। मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर भाई ने भी ऐसा मोबाइल पकड़ा है हाथ से, और बहन ने भी। भाई ने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, बहन ने लगाया 10 न्यूटन का। मोबाइल किसकी तरफ जाएगा, भाई की तरफ। मगर अब बहन को गुस्सा आया, बहन ने लगा दिया 10 न्यूटन का और फोर्स, मतलब 20 न्यूटन का यहाँ से और यहाँ से भी, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। क्या यहाँ पर मोबाइल मूव होगा, कहीं भी नहीं यार। बाय बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स is being exerted on that mobile, equal and opposite force उसके ऊपर लग रहा है। तो यदि equal and opposite force उसके ऊपर लग रहा है ना, तो सुनो मेरी बात, listen to me carefully everyone। ये है 10 न्यूटन और ये 15 न्यूटन, कितना हो गया 25, ये है 15 और 2 कितना हो गया 17। तो यहाँ पर कितना और दें तो यहाँ भी 25 हो जाए। सर 5 6 7 8 मतलब 8 न्यूटन का और दे दो, तो यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी 8 न्यूटन, ठीक है। Which one of the following forces is non-central and non-conservative? कौन सा नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव है, याद रखना। एक बढ़िया सी बात बता रहा हूं, जो अपना फ्रिक्शन है ना, ये
नॉन कॉन्टैक्ट नहीं है, ये है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट बट नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, कॉन्टैक्ट है बट नॉन कंजर्वेटिव। तो क्या पूछ रहे हैं, नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन फोर्स। तो 4 प्रकार के यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं हमको, फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, ठीक है। यार ये वाला क्वेश्चन तो कल ही करवा दिया था यार, फिर भी देख लो 100 ग्राम ऑफ, मतलब कल, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए। 100 ग्राम स्फीयर, 100 ग्राम स्फीयर मतलब कि मास ऑफ ए इज इक्वल टू 100 ग्राम, मतलब 1000 से डिवाइड कर दो केजी। पहले तो इसको डार्क करो, आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखो 1000 हो गया, 1000 के बाद अब क्या, इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो है ये यू ए 20 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विथ अनदर स्फीयर ऑफ 50। अरे बैटरी खत्म हो गई भाई, पीसी की बैटरी खत्म हुई है, अपनी नहीं हुई है। इसका जो मास है वो कितना दे रखा है भाई, तेरे को 50 दे रखा है, 50 डिवाइडेड बाय 1000 kg कर दे। इफ द सेकेंड स्फीयर वॉज एट रेस्ट, मतलब अच्छा यू वी इज इक्वल टू रेस्ट, मतलब 0। अब बोल रहा है फर्स्ट स्फीयर कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, मतलब कोलिजन के बाद जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है पहले ऑब्जेक्ट की, ये हो जाती है 0। तो बताना है वी वी। अरे यार क्या चिंदी क्वेश्चन है यार, एम ए यू ए प्लस एम वी यू वी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम वी वी वी, यही होगा। तो यू ए 0 क्या क्या है सर, यू वी 0 है, काट दो, वी ए 0 है, काट दो। ये कितना है 100/1000 मल्टीप्लाई बाई यू ए कितना है 20 इज इक्वल टू एम वी कितना है सर 50/1000 मल्टीप्लाई बाई वी वी जो कि आपको चाहिए। 1000 से 1000 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 200, और 200 को 5 से डिवाइड करोगे तो 40। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। मज़ा आ गया, 200 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना, 40 ही आएगा भाई। बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज आर फंडामेंटल इन नेचर। भाई 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। ये 4 फोर्स फंडामेंटल फोर्स है, याद रखना। तो यहाँ पर तो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स सारे के सारे आपको दे रखे हैं। हाँ जी, सारे के सारे फंडामेंटल फोर्स हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स कुछ प्रोसेस में लगता है, जैसे बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एमिट करता है, मतलब निकालता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो एक अनचार्ज पार्टिकल है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस में। अट्रैक्टिव तो है मगर शॉर्ट रेंज का है, मतलब इतना सा न्यूक्लियस है भाई, लॉन्ग रेंज का तो होगा नहीं। एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसमें चार्जेस आ रहे एट रेस्ट, करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ चार्जेस रेस्ट में है मगर यहाँ चार्जेस मोशन में है। यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा मगर यहाँ करंट फ्लो करेगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है मगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, इनफाइनाइट, अट्रैक्शन भी करता है, रिपल्शन भी करता है, स्ट्रॉन्गर देन वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। आपको पता है सबसे वीक कौन सा है, सबसे वीक है ग्रेविटेशन फोर्स, सबसे वीकेस्ट फोर्स, ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बढ़िया सर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यू आर गिवन विद 2 bodies of m, 2 bodies of mass m are placed r distance apart, मतलब बॉडीज है, दोनों का मास कितना है m, एंड r डिस्टेंस से दोनों दूर है, और यहाँ पर 2 बॉडीज है जिनका मास है 2m और डिस्टेंस दोनों का r/2 है। यहाँ पर 2 बार डिस्टेंस क्यों लिखा है, एक ही बार लिखना चाहिए r, ठीक है सर। इफ F बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द फर्स्ट, इसमें F है, ठीक है, तो अपने को बताना है कैसा क्या सीन है। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द सेकेंड कितने गुना होगा F का, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of the distance between them।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, सुनना ध्यान से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आर का मतलब रेडियस नहीं डिस्टेंस है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और तो F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया बिल्कुल से। G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यहाँ पर F कितना हो जाएगा? पहले वाले में जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जी टू एम अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर। मतलब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जी 4 mm अपॉन ये आर, ये कैपिटल आर, ये आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो एफ के बराबर था, मतलब 16F इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट करेक्ट। कौन सी चीज सही नहीं है? इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स। भाई यूनिवर्स में सही बोल रहा है, जितनी भी बॉडीज हैं, क्लियरली यहाँ पर लिखा ना, क्या लिखा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है, सारे के सारे, ये इसको यूनिवर्सल मतलब न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। इट इज अ डोमिनेंट फोर्स बिटवीन कैलेस्टियल बॉडीज, बिल्कुल एकदम बैकग्राउंड में ही आपको कैलेस्टियल बॉडीज दिख रही है। इट इज अ नेग्लिजिबल फोर्स फॉर एटम, हाँ जी, एटम के लिए नेग्लिजिबल फोर्स है मगर है। इट इज सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ बॉडीज इन अवर यूनिवर्स, हर पेयर के लिए सेम है। अरे भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे सामने मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है, और मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे और लैपटॉप के बीच में जो फोर्स है, मतलब मैं जिस फोर्स के साथ लैपटॉप को खींच रहा हूँ उसी फोर्स के साथ लैपटॉप मुझे खींच रहा है, मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट। मगर एक पेयर है मेरा, साइड में मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल नंबर 1, और दूसरा मोबाइल वो है जिससे रिकॉर्डिंग चल रही है, मोबाइल 2। तो एक पेयर ये है जिसमें होगा फोर्स F1 और इसमें होगा F2। जरूरी नहीं है कि भाई सारे पेयर में आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स हो वो सेम रहे, ना ना ना, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज गलत, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, डायमेंशन क्या है ग्रेविटेशन कांस्टेंट का? ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन होता है m-1 L3 T-2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना ये जी का वैल्यू है। चलो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मास ऑफ अ बॉडी इज करेक्ट, ठीक है। सो इट चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। भाई मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये गलत है। इट इज सेम एवरीवेयर। मास ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, इसी को तो मास बोलते, कितना मैटर प्रेजेंट है, सही है। इट डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सही है, वेरी नहीं करता है, बदलाव नहीं लाता है जगह से जगह। चेंजेस विथ चेंज इन ग्रेविटेशन फोर्स, नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स चेंज करोगे तब भी नहीं हुआ, तो 1 and 2 आर करेक्ट। मगर चेंज क्या होता है? वेट। यहाँ पर देखो दोनों में फर्क क्या है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास की एसआई यूनिट केजी है, वेट की एसआई यूनिट न्यूटन है। इसकी सीजीएस ग्राम है, इसकी सीजीएस डाइन है, क्योंकि क्या है, फोर्स एक तरीके का। इसका डायमेंशन m है, इसका ml T-2 है। ये हर जगह सेम है, इट चेंजेस एट डिफरेंट प्लेसेस। ऐसे कोई आप किसी ने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कभी करवाए, कभी आपको इंपॉर्टेंट बताया? आप खुद सोचो। साथ में आपको सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, कंटेंट बता रहा हूँ, और इतने बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ, ठीक है। मून के ऊपर जो वेट होता है ना, दिस इज द 1/6 ऑफ द अर्थ। मतलब यदि किसी का पृथ्वी के ऊपर वजन है 90 किलो, तो वो मोटा पृथ्वी के हिसाब से, मून के हिसाब से नहीं, क्योंकि मून पर उसका वजन हो जाए 90/6, ठीक है, 90/6। यदि 60 किलो किसी का वजन है पृथ्वी पर, तो मून पर कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि 1/6 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन करें, दो बहुत शानदार सवाल करवा रहा हूँ जनाब आपको, ठीक। मगर उसके पहले मैं आपको ग्रेविटी के बारे में बता देता हूँ कि ग्रेविटी क्या होती है। देखो, ग्रेविटी होती है G = gm/r²। जिस फोर्स के साथ अर्थ हम सभी को खींचती है उसको अपन ग्रेविटी बोलते हैं, देखो, वेट = मास इनटू ग्रेविटी, ये आप सभी को पता है। क्यों? क्योंकि वेट एक फोर्स है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो वेट भी फोर्स है, तो मास इंटू, मगर एक्सेलरेशन कौन सा, ग्रेविटी वाला, तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी, और फोर्स होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो वेट भी फोर्स है तो दोनों के इक्वल कर दिए, तो एम इंटू जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, एम से एम कैंसल, तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। जी की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, हर जगह सेम नहीं है। जी की वैल्यू डिपेंड करती है मास, रेडियस और प्लैनेट की डेंसिटी के ऊपर, मगर जो ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट में रखा है उसके मास, रेडियस और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग मी? बिल्कुल सर। तो क्वेश्चन सॉल्व करें। अ प्लैनेट हैज मास m1 एंड रेडियस r2 r1, ठीक है। मास दिया है m1, एक प्लैनेट है भाई, एक प्लैनेट की यहाँ पर बात चल रही है जिसका मास m1 है और रेडियस r1 है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट सरफेस इज g1, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1। देयर इज अनदर प्लैनेट 2, ठीक है। ये प्लैनेट 1 है और दूसरा क्या है, प्लैनेट 2। जो प्लैनेट 2 है उसका मास और रेडियस दोनों दो गुना है, 2 टाइम्स m1 2 टाइम्स r1। अब बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट सेकेंड। अच्छा, तो g1 इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, g2 इज इक्वल टू जी 2m अपॉन 2r का होल स्क्वायर, तो जी 2m अपॉन 4r स्क्वायर मतलब डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, मतलब ये पूरा क्या है सर, ये तो g1 है, तो मतलब g1 अपॉन 2, तो g1 अपॉन 2 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिलेशन वाले क्वेश्चन बस। अब देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन है। सपोज देयर आर 2 planets 1 and 2 having the same radius, same density, but their radii are r1 and r2 respectively, where r1 is greater than r2. The acceleration due to gravity on the surface of these planets are related as। काफी बढ़िया क्वेश्चन है जो कि 2019 के एग्जाम नंबर 1 में पूछा हुआ है। अब रेडियस यदि ज्यादा है तो आपको सभी को पता है क्या होगा, g1 is equal to gm upon r स्क्वायर, तो रेडियस ज्यादा तो ग्रेविटी कम, रेडियस ज़्यादा तो ग्रेविटी कम, तो R1 की रेडियस ज़्यादा तो G ये कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। इस तरीके से सवाल सॉल्व नहीं होगा भाई, ये गलत अप्रोच है। यहाँ पर यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर जिक्र काय का हुआ है डेंसिटी, जैसे अभी अपन ने मोमेंटम का जिक्र देखा, कभी भी यहाँ पर डेंसिटी का जिक्र होगा तो आपने तो ऐसा पढ़ा है इसका रिलेशन G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दैट यू नो, ठीक है, जो कि आपको पता है। तो इसके हिसाब से G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, R का स्क्वायर ऐसा है, ये आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है। मगर आपको एक बात बताऊं, आप इसमें डेंसिटी लाओ, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, तो मास ये है, मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या है सर, अर्थ जो है प्लैनेट है वो एक स्फीयर है, तो उसकी डेंसिटी कितना हो जाएगा सर, 4/3 पाई आर क्यूब, अरे ये उसका वॉल्यूम है, ठीक है, और डेंसिटी हो जाएगी रो, तो आप लिखो G इज इक्वल टू ये G 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर का स्क्वायर, ये हटाए ये से, तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी G 4/3 और पाई आर। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, पहले आपने क्या पढ़ा था, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, अब यहाँ है G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बस किसकी वजह से ये चेंज आया, ये चेंज आया है सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, ये जो रिलेशन आपको दिखा। अब क्या हुआ भाई, अब क्या बोलोगे, R1 इज, इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 तब तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो G1 इज ग्रेटर देन G2, पूरे के पूरे उसका रुख चेंज हो गया। समझ में आएगा, पूरे के पूरे सवाल का रुख बदल गया, G1 इज ग्रेटर देन यहाँ पर G2 हो जाए। क्लियर सभी को? बढ़िया सर, मजा आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 planets orbit the sun in circular orbit and their radius of orbit is r1 is equal to r and r2 is equal to 4r। आपने पढ़ा होगा यार कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उसमें 3 लॉ है, एक होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, एक होता है लॉ ऑफ एरिया और एक होता है लॉ ऑफ पीरियड।
लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है कि जितने भी ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ना, ये सारे एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहे हैं, और जिसके एक सेंटर पे क्या है, जिसका एक फोकस पे क्या है, सन है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ इट्स फोका, ठीक है, उसके एक फोकस में सन है। लॉ ऑफ एरिया क्या बोल रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन, मतलब इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम टी में इसने एरिया कवर करा A1, तो उतने ही टाइम में, मतलब टाइम 2 में उतना ही एरिया कवर करेगा। समझ में आया? अब आता है लॉ ऑफ पीरियड, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में एप्लीकेबल होने वाला है। द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब सन और प्लैनेट के बीच का जो डायरेक्शन है d का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर। t कौन सा? ऑर्बिटल टाइम। तो आप सभी को पता है g क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए? t1 अपॉन t2। तो आप एक काम करो, d1 का क्यूब अपॉन d2 का क्यूब इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर। पहले ये फाइंड करो। तो आप एक बात बताओ, d1 है कितना है? r है, मतलब रेडियस r, बात वही है, r का क्यूब अपॉन 4r का क्यूब कितना हो जाएगा सर? r का क्यूब अपॉन 4 का स्क्वायर 64, 4 का क्यूब 64, r क्यूब, तो कितना आया सर? 1 अपॉन 64 इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर। मगर इसका जब आप अंडर रूट करोगे तो ये आ जाएगा t1 अपॉन t2, तो 1 अपॉन 64 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। गलत, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मजा आया? गला क्यों लग रहा है? बच्चे पूछ रहे हैं गला क्यों लग रहा है। बोल देता हूँ प्रियांशु भाई ने चाय नहीं दी। आप कमेंट में पूछेंगे प्रियांशु भाई कौन है? विच नहीं भाई, अभी हम इतने काबिल नहीं बने कि कोई लड़की चाय दे, इसलिए एक दूसरे को देते हैं चाय, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? तो सर एक बार पढ़ लेते हैं बढ़िया तरीके से, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी पता क्या है? ठीक है, उस बंदे को किस वेलोसिटी से फेंको कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो ग्रेविटेशन फील्ड है, उससे ही बाहर चला जाए। So it refers to the maximum velocity that should be given to a body so that it escapes away from the gravitational field of the earth. पता कितना? √2gr, सीधा फॉर्मूला है, याद कर लो, √2gr। और जो अर्थ से जो इसकी वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था, तो याद रखना जो इसकी वेलोसिटी है अर्थ से, ठीक है, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब इतनी तेज मार कि एक सेकंड में वो 11.2 किलोमीटर कवर कर जाए। तो भाई आप चाहे चींटी को फेंको चाहे एलिफेंट को फेंको, आपको तो 11 किलोमीटर पर सेकंड से ही फेंकना पड़ेगा। तो द एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू थ्रो एन आंट और एन एलिफेंट आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम। मगर ये जो है ना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी थ्रोन। जिसको फेंक रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, प्लैनेट के ऊपर करेगा। प्लैनेट की डेंसिटी, प्लैनेट की ग्रेविटी, मास, रेडियस, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेम विद ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिस पर एक बॉडी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, सैटेलाइट की तरह, ठीक है, जैसे VO इज इक्वल टू √gr, ठीक है, ये है। तो याद रखना जो एस्केप वेलोसिटी है वो होती है √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द अर्थ, बिल्कुल प्लैनेट के ऊपर, बट द मास ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। गलत है ये, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब दूसरा रिलेशनशिप बताना है एस्केप वेलोसिटी की। तो एस्केप वेलोसिटी जो है √2gr, मतलब एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है सर।
अब आते हैं डेंसिटी वाले सवाल। डेंसिटी वाले सवाल करते हैं दो, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे और सेशन को एंड करते हैं बढ़िया। मगर डेंसिटी वाले सवाल बढ़िया है भाई। डेंसिटी वाले सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है सर? तो करते हैं यार, आपको तरीका सीखने में आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ टू इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम, मतलब दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम सेम है दोनों का। वन हैज द डेंसिटी रो एंड अदर पार्ट हैज द डेंसिटी 2। व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में जो एवरेज डेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है टोटल मास, ठीक है, मास पर वॉल्यूम होता है अपन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी मास पर वॉल्यूम होता है, तो एवरेज डेंसिटी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो पहले तो मास इसका निकालो भाई, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, तो मास क्या होगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो इसका मास कितना निकलेगा? ये। और इसका मास कितना निकलेगा? ये। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? ये प्लस ये। और वॉल्यूम पहले वाले का v, दूसरे वाले का v, तो v प्लस v, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 रो v अपॉन 2v, v से v कैंसिल, तो 3। तो ये कौन सा ऑप्शन है भाई? बी इज करेक्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सवाल जिसने कर लिया ना भाई वो मेरे लिए शेर है, ठीक है, सही में भाई। मैं करवाता हूँ, पहले तो मैं सॉल्व करवाता हूँ, आप देखना। A spherical shell of outer radius r and inner radius r/2। तो आपको एक इनर वाला ये दिया है और एक आउटर वाला यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, इनर और आउटर। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो पहले तो आपको इनर दे रखा है, ठीक है, इनर दे रखा है। इनर को कर लो कंसिडर आप 1, ठीक है, और आउटर को कंसिडर कर लो 2, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो इनर वाला है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है? r/2। आउटर वाले की कितनी दे रखी है? r, मतलब पूरी यहाँ से यहाँ तक की r है ना। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर, अब सॉलिड स्फीयर मतलब समझ रहे हो, अपन इनर की बात कर रहे हैं। r/2 कंटेन्स अ सॉलिड, जिसकी r/2 है ना, ये स्फीयर है, अंदर वाला स्फीयर है, वो कितना है? रो, है ना, अच्छे से लिखो, इसका है रो, और इसका कितना है सर? रो/2, ठीक है। हमको डेंसिटी भी दे दी है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है? एक बाहर जो ये चीज़ है ना, ये है शेल, और इसके अंदर ये छोटा सा गोला है, ये है स्फीयर। तो मतलब शेल के अंदर स्फीयर है, बेसिकली शेल के अंदर स्फीयर आप सभी को गिवन है। अब शेल के अंदर आप सभी को स्फीयर दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं। व्हाट इज द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ द लार्जर स्फीयर? एवरेज मास डेंसिटी बताना है लार्जर स्फीयर का, तो जो बड़ा वाला स्फीयर है उसकी एवरेज मास डेंसिटी क्या होगी? मतलब दोनों से मिलकर जो बना है, तो एवरेज मास डेंसिटी बताना है भाई लार्जर स्फीयर की, जो दोनों से मिलकर बना है। तो एवरेज मास डेंसिटी क्या होता है भाई? एवरेज मास डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, टोटल मास, मतलब कि टोटल मास बोले तो m1, ठीक है, प्लस m2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना, टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सर? पूरा का पूरा अपन एक काम करते हैं, पहले टोटल वॉल्यूम निकालते हैं। पूरा का पूरा तो स्फीयर है, स्फीयर है ना पूरा का पूरा, तो 4/3 पाई, और पूरे का रेडियस अपन पूरे का निकाल रहे हैं, ये वाला, तो पूरे का रेडियस r है, पाई r3। ये आ गया, ये आ गया टोटल वॉल्यूम। तो नीचे वाले का खेल खत्म। अब हमको चाहिए क्या? इनर का मास, ये मास चाहिए। अब मास कैसे निकालेंगे सर? मास ऐसे निकालते हैं, अभी अपन ने ऊपर सीखा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो गिवन है, डेंसिटी तो गिवन है ना। तो अपन क्या करते हैं, पहले m1 निकालते हैं, m1। तो m1 की डेंसिटी कितनी गिवन है भाई? m1 की डेंसिटी है आपको रो, और उसका वॉल्यूम कितना होगा? अंदर वाले का वॉल्यूम, तो अंदर वाले की तो रेडियस हाफ है, तो 4/3 पाई, अंदर वाले का कितना है? r/2, r/2 का होल क्यूब, ये आ गया m1। m1 भी आ गया सर। अब रही बात m2 मतलब बाहर वाले का,
और बाहर वाला कितना है, लार्जर स्फीयर नहीं है। ये दोनों में फर्क है, ये आउटर मतलब सिर्फ इतने का निकालना है, ये जो आपको दिख रहा है ना इसका निकालना। तो बस मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आपको यदि बाहर वाले का निकालना है, ठीक है, बाहर वाले का मास निकालना है, तो कैसे निकालोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ऐसे ही करके निकालोगे। तो यहां पर करते हैं m2 इज इक्वल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो आपको इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है सर, डेंसिटी दे रखी है ρ/2। सर मगर वॉल्यूम कैसे निकालें, वॉल्यूम कैसे निकालें, ये भी क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम कैसे निकालें। अब आप एक बात मेरे को बताओ, ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। हमको चाहिए वॉल्यूम, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द वॉल्यूम बाहर वाले का। तो टोटल वॉल्यूम में से यदि अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो बाहर वाले का आ जाएगा। ऐसे ही तो करते थे ना छोटी क्लास में। मतलब अंदर वाले का यहां लिख देता हूं, ये वॉल्यूम मतलब टोटल में से बाहर वाला माइनस कर दिया, सॉरी अंदर वाला माइनस कर दिया, अंदर वाला माइनस कर दिया, तो बाहर वाले का वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम कितना है सर, ये तो सबसे पहले ही फाइंड कर लिया था, 4/3 पाई आर क्यूब, यही कर लिया था सर। टोटल वॉल्यूम पूरे का रेडियस आर था, माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम कितना होगा सर, ये अंदर वाले का वॉल्यूम कैसे निकाले, 4/3 पाई, और अंदर वाले की रेडियस r/2 है, याद रखना r/2 का, ये आ गया। तो ये आ गया पूरा आपका अंदर का। आप इसमें से 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन लो, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, 1/3 का क्यूब, 3 3 ज़ा 9 ज़ा 27 आ गया। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, ये आ गया m2 टोटल। अब आपको ये v आ गया। अब आपको चाहिए m1 प्लस m2, ठीक है, फाइनल ये सॉल्व करना था ना हमको। तो m1 प्लस m2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। m1 कितना है भाई, ये है रो 4/3 पाई आर, मतलब कैपिटल आर ले रहे हैं अपन, प्लस ये कितना आएगा, m2 कितना आएगा, ρ2 4/3 पाई आर क्यूब, 1 माइनस 1/7 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है सर, टोटल वॉल्यूम अपन ने निकाला था 4/3 पाई आर क्यूब। सर डर लग रहा है सॉल्व करने में, अरे डर मत भाई, तू जरा ऊपर से ये चीज़ को कॉमन उठा, ये यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, उठा, ठीक। छोटे छोटे अक्षर में अपन सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब को कॉमन उठाया, ठीक है, क्या हुआ, रो प्लस ρ/2, ठीक है, और 1 माइनस 1/27, ये आ गया। और नीचे क्या चल रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब, इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है रो प्लस ρ/2, ये हो जाएगा 26/27, 2 1 ज़ा 2, तो रो प्लस रो 30 27, ये कितना हो जाएगा, रो को कॉमन ले लो, 1 प्लस 13/27, 27 प्लस 13 कितना होगा, 10,
40/27 ये आ रहा है क्या? नहीं, 40/27 कहीं ना कहीं गलती करी है यार। रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको। यहाँ तक तो ठीक है, ओके। एक मिनट, सुनना मेरी बात। आपको पहले वाले का वॉल्यूम पता चल गया? ये 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब, ये पता चल गया। मतलब ये अंदर वाले का है और उसकी रेडियस भी गिवन है, ठीक है। अब बाहर वाले का हमको मास चाहिए था। बाहर वाले का मास चाहिए तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? टोटल में से अंदर वाला माइनस कर दो। टोटल में से अंदर वाला क्या माइनस करोगे? अंदर वाले का वॉल्यूम। अंदर वाले का वॉल्यूम कितना होगा? यही होगा। ये आपने एक गलती करी, बहुत बड़ा मेजर ब्लंडर। अंदर वाले का तो r/3 क्यों कर लिया भाई? r/2 होना चाहिए ना। फिर ये कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा, बिल्कुल सर, ये हो जाएगा। तो वॉल्यूम आ गया। अब तो पूरा सवाल ही बन गया है यार, बहुत आसानी से। ये सब है, आप कुछ मत करो। जो 1 - 27 है ना, इसकी जगह 8 कर दो बस। अब जरा सवाल को लगा कर देखो, तेरा आंसर आएगा। निकाले, रो प्लस रो/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7/8। तो रो प्लस 7 रो/16, ठीक है। अब ये 16 और 7 कितना होता है? 13। अभी भी आ रहा है क्या? यार रुक, दोबारा करते हैं भाई, ठीक है। सब हटाओ, दोबारा अच्छे से करते हैं। 4/3 πr³, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को वॉल्यूम दिख रहा होगा, 4/3 πr³। लिसन टू मी केयरफुली। यहाँ पर r³ कितना आ गया? कॉमन लिया तो 1 - 4 2 8, ठीक है। अब m1 का मास कितना है? पाई 4/3 पाई, और यहाँ पर r/2 का होल क्यूब प्लस, ठीक है। दूसरे का मास कितना है? पाई r³, ये कितना हो जाएगा? 7/8 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है? 4/3 πr³। ऊपर से इतना ही कॉमन लो, कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा? रो/8। पहले तो लिखो, ये रो/8 हो जाएगा ना। रो/2 × 4 4 2 8 प्लस, यहाँ से लोगे तो कितना आएगा? πr³। यहाँ से लोगे 7 रो/16, यही है 7 रो/8 दूनी 16, बिल्कुल यही आएगा। नीचे आया 4/3 πr, कैंसिल कर दो। अब नीचे 16 2 पाई और 7 पाई बोल रहा हूँ, जाने दो। 7 8 9 9p, तो 9p/16। देखना आ रहा है क्या? बढ़िया,
ठीक है, हल्की सी गलती कर रहे थे शुरू में, इसलिए नहीं आ रहा था। बाकी इससे आपको ये सीखने को मिलता है, नेवर गिव अप। ठीक है, करते जाओ बस एकदम बढ़िया तरीके से। मैं आप सभी से बोलूँगा 2-3 बार ये सवाल को सॉल्व करना, अप्रोच समझना, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, आप ब्लॉक ऑफ वुड 40 by 20 by 10, ठीक है, इज केप्ट ऑन द टेबल विद द डायमेंशन, एक 20 by 10, फिर उन्होंने रखा 10 by 40, फिर उन्होंने रखा 40 by 20, ठीक है। तो इसके ऊपर लगा रहा है प्रेशर PA, इसके ऊपर लगा रहा है PB, इसके ऊपर लगा रहा है PC। तो आप एक बात बताओ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसका एरिया ज़्यादा उसका प्रेशर कम, है ना। ये है लेंथ, ये है विड्थ, ये है लेंथ, ये है विड्थ, ये है लेंथ, ये है विड्थ, दोनों का मल्टीप्लाई करना, एरिया इसका 200, इसका एरिया 400 और इसका एरिया 800, 200, 400, 800। जिसका सबसे ज़्यादा एरिया उसका सबसे कम प्रेशर, तो प्रेशर सबसे कम कहाँ, C पर होगा। मतलब तो आप देख लो, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, C पर सबसे कम, B पर उससे ज़्यादा और A पर उससे ज़्यादा। ठीक है, बढ़िया सर, मज़ा आ गया, क्योंकि कुछ नहीं करा, एक डब्बा है ऐसा देखो, 40, जिसकी 40 लेंथ है ना। ये जो लेंथ है, इसे कुछ भी कर लो, ये 40 है, ये 20 है और ये 10 है। वो मान रहा हूँ कि वो गलत है, बाकी ये 10, उसको अलग अलग कभी ऐसा रख दिया, कभी ऐसा रख दिया, कभी वैसा रख दिया, तो उसके हिसाब से वहाँ पर बताया है। अब क्वेश्चन ये वाला देखो, वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड, ये काय के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड। कैसे करता है, क्वेश्चन ये आता है कैसे करता है, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ और फिर अपन करते हैं। भाई देखो, ऐसा है, यदि फ्लूइड से ज़्यादा डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की हुई तो वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, नहीं तो फ्लोट करेगा। ठीक है, कैसे मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ, बिल्कुल सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ सील्ड पैकेट इज 1 लीटर। तो वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, मतलब वॉल्यूम कितना दिया है, 1000 मीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। मास कितना दे रखा है, 800 ग्राम, इसको ग्राम में ही रहने देना क्योंकि डेंसिटी इतने में दी है। अब द पैकेट इज फर्स्ट पुट इनसाइड वाटर, तो वाटर की जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर हमको क्या गिवन है, डेंसिटी। तो डेंसिटी पहला काय की, वाटर की 1 गिवन है, और लिक्विड B की कितनी गिवन है, 1.5। तो इसकी डेंसिटी निकालो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, मतलब 800/1000। तो कितना, मतलब 1 से कम ही आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो अब मेरी बात सुनो, यदि डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्या करेगा, सिंक नहीं करेगा, ये करेगा फ्लोट। तो दोनों में वाटर से भी कम है और लिक्विड B से भी कम है, तो दोनों में क्या करेगा, फ्लोट करेगा। सो द पैकेट विल फ्लोट इन वाटर, द पैकेट विल फ्लोट इन बोथ वाटर एंड लिक्विड B। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। सिंक नहीं करेगा क्योंकि डेंसिटी उसकी कम है। ये वाला क्वेश्चन देखो, एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर, एक आयरन नेल है, पानी में सिंक कर गई, नेल जो है ये सिंक कर गई भाई। मतलब पता है, जो डेंसिटी ऑफ द नेल जो है वो ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ द वाटर, इसलिए वो डूब गई। तो इसमें क्या है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द शिप, वेयर इज आयरन शिप फ्लोट, जहाँ पर शिप है वो फ्लोट कर रही है, तो डेंसिटी ऑफ द शिप इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब शिप जो है वो फ्लोट कर रही है, मतलब कम है। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज ग्रेटर देन दी वाटर, तो शिप की ज़्यादा है क्या, गलत। तो 1 जिसमें भी आ रहा हटाओ। यहाँ पर क्या लिखा है, एवरेज डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दूसरा सही है। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज लेस देन वाटर, बिल्कुल सही है। तो 2 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट।
आपको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने का है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो वो कितनी दे रखी है? 10.8। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 10.8। तो यदि आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो पहली बात तो सिल्वर की निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ये चाहिए। तो आपको ये तो 10.8 गिवन है, ठीक है, तो 10.8 इज इक्वल टू ये फाइंड करना है। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1, वो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 बस, और क्या, 10.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 आंसर है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको तो बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर आकर जितने भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। काफ़ी बढ़िया तरीके से आप सभी की प्रैक्टिस करवा दी है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे काफ़ी बढ़िया तरीके से आप सभी का मन गया है भाई। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया है उन सभी को बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लिया। ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो 3 एक बार आप सॉल्व कर लेना, बढ़िया रहेगा। हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी इसलिए अपन 2-3 बार उसको 2 बार सॉल्व करना पड़ा। बाकी इट वॉज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मज़ा आया कि नहीं सवाल सॉल्व करने में, बताना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।